हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू साइको। पिछली वीडियो में हमने एक्स सिटू, इन सिटू और नेशनल पार्क को देखा था। आज की इस वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को देखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एग्जाम के व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या भी बहुत कम है, 18 है टोटल बायोस्फीयर रिजर्व हमारे इंडिया में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इनका वर्ल्ड लेवल पे महत्व है। यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारे बायोस्फीयर लाए गए हैं, तो इसलिए जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे भी जाते हैं, पिछली बार पूछे भी गए हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य आपके एग्जाम के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीजें इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको किस एक्ट के तहत लाया गया था। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत नेशनल पार्क को भी लाया गया था और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी लाया गया था। ओके, अब वन्य जीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दोनों में अंतर क्या होता है, तो देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य किसी एक जंतु या पादप प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए स्थापित किए जाते हैं। यानी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है उसका मेन एम होता है किसी पर्टिकुलर स्पीसीज या फिर किसी पर्टिकुलर प्रजाति के जंतु को संरक्षण प्रदान करना। जहां पर नेशनल पार्क में कई प्रकार के प्रजाति के जंतु पाए जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ एक स्पीसीज पे फोकस होता है। ओके, तो मेन डिफरेंस यही होता है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे फोकस करेगा उसके संरक्षण को, और नेशनल पार्क में कई हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। ओके, और नेशनल पार्क में मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया में, जैसे टूरिस्ट के लिए कुछ एरिया खोल दिया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो नेशनल पार्क होता है वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होता है। वहीं पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वन्यजीव अभ्यारण्य में मानवीय गतिविधियां जैसे जानवरों को चराना, वनोत्पादन एवं जलावन लकड़ी को एकत्र करने की अनुमति होती है। तो इसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ होती है, मानव गतिविधियां यहाँ पे अलाउ होती है। इस क्षेत्र में पर्यटन की भी अनुमति होती है। ओके, तो दो मेन डिफरेंस ये हो गए नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, समझ गए। अब देखिए, किसी क्षेत्र को नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करना है तो सबसे पहले राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करनी होती है। इसके बाद राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अनुमति लेना आवश्यक होता है। इनसे अनुमति लेंगे, उसके बाद ही नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उस क्षेत्र को घोषित करेंगे। और यदि उस क्षेत्र में कहीं पे जलीय परितंत्र है, ओके, एक्वेटिक लाइफ है, वहां पे एक्वेटिक इकोसिस्टम है, तो उसके लिए फिर भारतीय जलीय जीव संरक्षण बोर्ड की अनुमति लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या की बात करें टोटल इंडिया में, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की टोटल संख्या लगभग 573 है, 573 प्लस है। और इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई इसको याद भी नहीं कर सकता है, और आपको याद करना भी नहीं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को याद नहीं करना है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उसको याद कर लेना है, कि अगर एग्जामिनर का दिमाग फिर गया तो वो पूछ लेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कि कहां पे सिचुएटेड है। लेकिन मोस्ट ऑफ एग्जाम में, अभी तक जितने भी एग्जाम हुए, वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं पूछा जाता है। इक्का दुक्का क्वेश्चन होता है, अगर पेपर को बहुत ज्यादा टफ बनाना है तो उसके लिए फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्वेश्चन इसमें डाल दिए जाते हैं। वैसे नॉर्मली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। फिर भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नीचे मैंने जो जिनको सर्कल कर दिया है, आपको उतना पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्योंकि टोटल कितने 573 है। और अगर आपसे पूछे कि ये लैंड का कितना परसेंट होता है, तो ये होता है 3.76%। 3.76% ऑफ जो हमारे इंडिया का लैंड है उसका 3.76% टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। ठीक, और एक चीज और आपको याद रखना है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के अंदर टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये सब भी इसी के अंदर आते हैं, इसलिए इनकी संख्या इतनी ज्यादा है। अभी मैंने बताया कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो पर्टिकुलर एक स्पीसीज पे फोकस करता है उनके संरक्षण के लिए। तो टाइगर रिजर्व किस पे फोकस करता है, टाइगर पे। एलिफेंट रिजर्व किस पे फोकस करता है, एलिफेंट पे। तो ये सभी भी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बहुत सारे नेशनल पार्क भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर मिलेंगे। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि नेशनल पार्क तो बहुत बड़ा एरिया में होता है, अब उसके अंदर एक छोटा, जैसे ये नेशनल पार्क हो गया, इस नेशनल पार्क के अंदर हमें बाघों को संरक्षण प्रदान करना है इस छोटे से एरिया में। तो यहाँ पे हम क्या बना देंगे, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना देंगे, और इसका नाम भी इसी नेशनल पार्क के ऊपर रखा जाता है। ओके,
तो आपको बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उनके नाम नेशनल पार्क के नाम पे ही मिलेंगे, तो इस पर कंफ्यूजन नहीं होना है। वो एक्चुअली उसी नेशनल पार्क के अंदर है, इसलिए उनका नाम भी उसी नेशनल पार्क पे रखा गया है। ठीक, तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मार्क कर दिया है, आप इनको ध्यान में रख सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। जैसे असम में है पूर्वी कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईस्ट कार्बी आंगलोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर आंध्र प्रदेश में कोरिंगा, कोलेरू, श्रीशैलम, ये सब आंध्र प्रदेश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओडिशा में भीतरकनिका, चिल्का, गहीरमाथा, सिमलीपाल। अब देखिए सिमलीपाल, भीतरकनिका, ये सब आपने नेशनल पार्क में भी पढ़ा। तो इसका जो नाम है नेशनल पार्क में क्यों रखा गया, क्योंकि ये नेशनल पार्क के अंदर ही है। ठीक, समझ में आ गया। बिहार में वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन। ये जो विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये मैंने आपको और भी कहीं बताया हुआ है। जब हम डॉल्फिन का संरक्षण पढ़ रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां पे हम डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान करते हैं, और ये है कहां पे, तो बिहार में है। ओके, चंडीगढ़ में देखिए सुखना झील। छत्तीसगढ़ में अचान कमार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये कुछ है जो मैंने सर्कल किया है, यहीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। फिर सीता नदी, ये भी कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये कहां पर है, गुजरात में। और गिर नेशनल पार्क या फिर गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहां पे है, गुजरात में। नल सरोवर भी आपको याद रखना है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कहां पर है, गुजरात में। गोवा में भगवान महावीर, जिसको हमने कल पढ़ा था, मोलेम, मोलेम नेशनल पार्क, ये कहां पर है, गोवा में। रेणुका झील, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर झारखंड से आपको याद रखना है डालमा, डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, झारखंड में। और पलामू, पलामू ये भी कहां पर है, झारखंड में। ठीक, केरल से आपको याद रखना है इडुक्की, नेयार, मालाबार, पेरियार, वायनाड, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केरल के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मिजोरम से आपको दंपा याद रखना है, दंपा पूछा गया है कई बार। राजस्थान से देखिए सरिस्का, आपको पता होना चाहिए, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और सरिस्का नेशनल पार्क भी है। ठीक, उत्तराखंड के तो आपको सभी पता होने चाहिए। उत्तराखंड में टोटल कितने हैं, 7 है, तो ये 7 के 7 आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं 7 के 7। पहला है सोना नदी, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा है अस्कोट, अस्कोट पूछा गया है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा है केदारनाथ, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर चौथा है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पांचवा है नंधौर, नंधौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और छठा है वेनॉग, वेनॉग, वेनॉग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक और बच गया, 7वां है बिनसर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जो 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तराखंड की, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। सोना नदी, अस्कोट, केदारनाथ, गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदौर, बेनौग और बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहां पर है, उत्तराखंड में। ओके, तो उत्तराखंड के आपको सब याद रखने हैं, और जितने मैंने ये सर्कल किए हैं आपको इतने याद रखने हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब आते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बायोस्फीयर रिजर्व पे। बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर। अच्छा एक चीज और, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, तो डेजर्ट, डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क मैंने आपको बताया था, ये कहां पर है, तो गुजरात में है। गुजरात में कहां पे, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में। ये सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके, अब देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिए वर्ष 1968 में 1968 में यूनेस्को द्वारा आयोजित जैव मंडल सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1971 में 1971 में मानव एवं जैव मंडल, जिसको हमने बोला है मैब, MAB, मैब, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ओके, तो यूनेस्को ने 1971 में MAB प्रोग्राम लाता है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लाता है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत 1975 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संकल्पना प्रस्तुत की जाती है। तो 1971 में यूनेस्को क्या करता है, मैप लाता है, मैप प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और उसके बाद 1975 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संकल्पना या फिर उसका कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जितने भी देश है वो अपने देश में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना करते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं। अच्छा, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, तो देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे,
तो मैन ऑन बायोस्फीयर प्रोग्राम इसलिए लाया गया था ताकि जो मानव वो साइंटिफिक रिसर्च कर सके इन क्षेत्रों में, और जो जीव जंतु है उनके बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करे और उनके प्रबंधन को अधिक बेहतर बनाए। इसलिए मैप प्रोग्राम को लाया गया था। मैप यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। ठीक, अब बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है कई बार। बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। ये देखिए बायोस्फीयर रिजर्व का स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है। तो जैव मंडल क्षेत्र को पारंपरिक रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इसको 3 सेक्टर में विभाजित किया गया है। देखिए कौन कौन सा है। जो ये बीच वाला सेक्टर है, बीच वाला जो सेक्टर है, इसको बोला जाता है कोर। क्या बोला जाता है इसको? कोर बोला जाता है। कोर जोन, केंद्रीय क्षेत्र। यह सर्वाधिक संरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर सभी का प्रवेश वर्जित होता है। ठीक, तो इसके अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो अलाउ नहीं होती। सिर्फ सरकारी कर्मचारी जिनके पास इसके अंदर जाने की अथॉरिटी है केवल वही जा सकते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं उनके लिए ये क्षेत्र वर्जित होता है। ओके, केंद्रीय क्षेत्र में स्थानिक एवं जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण जीव जंतु एवं वनस्पतियों के आवास क्षेत्र होते हैं। तो जो जीव जंतु होते हैं वो मेनली इस वाले एरिया में रहते हैं, जो कोर जोन हो गया इसके अंदर होते हैं, इसलिए यहाँ पे जाना वर्जित होता है। ओके, आगे देखिए, यहाँ विनाश रहित अनुसंधान कार्य तथा कम हानिकारक क्रियाओं को संचालन किया जाता है, जैसे शिक्षा तथा पारिस्थितिक पर्यावरण पर शोध कार्य। तो जितने भी रिसर्च के कार्य हैं वो हम कोर में कर सकते हैं, कोर में कर सकते हैं या फिर बफर वाले एरिया में कर सकते हैं। ओके, कोर और बफर एरिया में रिसर्च का कार्य कर सकते हैं परमिट लेके। तो पिछली बार वनदोरका में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको मैंने प्रैक्टिस सेट में भी कराया था कि लिविंग लेबोरेटरी किसको कहा जाता है, जीवित प्रयोगशाला किसको कहा जाता है, नेशनल पार्क को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को या बायोस्फीयर रिजर्व को। तो इसका आंसर क्या था? बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर रिसर्च करना अलाउ होता है। आपके सामने जीव जंतु होते हैं, आप उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं लिविंग लेबोरेटरी या फिर जीवित प्रयोगशाला। ओके, अब देखिए ये तो हो गया सबसे अंदर का जोन जिसको बोलते हैं कोर जोन। इसके बाद होता है बफर जोन, जो इसके बाहर का जोन होता है इसको बोलते हैं बफर जोन। ये वाला जोन है इसको बोलते हैं बफर जोन। यह क्षेत्र केंद्रीय क्षेत्रों के चारों ओर से घिरा होता है और इसका प्रयोग कुछ सहायक क्रियाओं जैसे पर्यावरणीय शिक्षा, मनोरंजन, कृषि, मत्स्य पालन आदि के लिए किया जाता है। फिजिकल्चर वगैरह इसके अंदर हम कर सकते हैं बफर जोन के अंदर। ठीक, तीसरा देखिए, तीसरा जोन कौन सा है? ट्रांजिशन जोन बोलते हैं जिसको, संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का बाह्य भाग जो बफर जोन को चारों ओर से घेरे रहता है संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, ट्रांजिशन जोन कहलाता है। इस क्षेत्र में आरक्षित प्रबंधनों में स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहभागिता सामंजस्यपूर्ण चलती रहती है। यह मुख्यतः विकासशील कार्य एवं योजनाओं से संबंधित होती है। तो जो ट्रांजिशन जोन होता है इसमें सभी प्रकार की जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो सब अलाउ होती है। ठीक, तो बायोस्फीयर रिजर्व में 3 प्रकार के जोन होते हैं। सबसे अंदर होता है कोर जोन जिसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, सिर्फ कुछ अथॉरिटी वाले लोग ही उसके अंदर जा सकते हैं। उसके बाहर वाले जोन को बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन के अंदर रिसर्च का काम कर सकते हैं और फिजिकल्चर वगैरह ये सब कर सकते हैं। फिर सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन जोन जिसके अंदर जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है वो सब अलाउ होती है। ओके, अब देखिए, भारत द्वारा अब तक टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं। टोटल कितने किए जा चुके हैं? तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में टोटल अभी तक। टोटल 18 है, लेकिन इन 18 में अगर पूछा जाए कि जो यूनेस्को का ये वाला प्रोग्राम था, मैप वाला प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अंतर्गत कितने आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं टोटल 11। और ये 18 का 18 आपको याद करना है। जो ये 11 है ये तो याद करने ही करने। अभी मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके सब। देखिए, तो देखते हैं भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो स्थापित किया गया था 1986 में, 1986 में किया गया था। और ये है कहां पे सिचुएटेड? तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, इन तीनों का एरिया कवर करता है, इसलिए ये तीनों स्टेट में आता है नीलगिरी। और ये सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट देखिए, नंदा देवी। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पे है? उत्तराखंड में। जो नंदा देवी नेशनल पार्क है और जो फूलों की घाटी नेशनल पार्क है, इन दोनों को मर्ज करके बनाया गया है ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, फिर देखिए नौकरेक। नौकरेक मैंने बोला था नेशनल पार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये कहां पर है? मेघालय में है। फिर देखिए मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है? तमिलनाडु में। और ये दूसरा सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। अभी पहला कौन है सबसे बड़ा, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। फिर देखिए सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक,
मानस, मानस कहाँ पे? असम में। ग्रेट निकोबार, निकोबार से पता चल गया हो आपको, अंडमान निकोबार में है। सिमलीपाल, अभी हमने देखा सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में है। ये याद हो जाएगा आपको इजीली, 2-4 बार आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, ये कहाँ पर है? असम में है। दिहांग दिमांग बायोस्फीयर रिजर्व, ये अरुणाचल प्रदेश में है, क्योंकि यहाँ पे दिहांग नदी बहती है, आप इससे भी याद कर सकते हो, अरुणाचल प्रदेश में ही दिहांग नदी बहती है, ठीक। पंचमढ़ी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम में। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु और केरल, इन दोनों का कॉमन एरिया शेयर करता है। फिर अचानकमार अमरकंटक, ये अभी आपको मैंने बताया भी था, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो कॉमन एरिया है वहां पर है अचानकमार अमरकंटक, ठीक। नेक्स्ट देखिए कच्छ का रण, कच्छ का रण देखिए ये कहाँ पर है? गुजरात में। कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए शेषाचलम हिल्स, ये कहाँ पे? शेषाचलम हिल आंध्र प्रदेश में है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो ये टोटल 18 है, और ये 18 अगर आप 3-4 बार पढ़ोगे आप तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। तो इसमें आपको याद क्या करना है कि बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है, और आपको साथ में ये भी याद करना है कि कब इनको स्थापित किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व मन्नार की खाड़ी है, और सबसे छोटा कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, ठीक है। तो ये फैक्ट है, ये भी कुछ आपको याद रख लेना है। अब देखिए आगे देखते हैं। ये देखिए टोटल 11 बायोस्फीयर रिजर्व में जो मैप प्रोग्राम के अंतर्गत स्थापित किए गए ये हैं वो, तो इनको आपको याद रखना है। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि इनको कब यूनेस्को सूची में सम्मिलित किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अभी हमने देखा केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में, और इसको यूनेस्को की लिस्ट में कब डाला गया है? तो 2000 में। इसकी स्थापना पहले हो गई थी, अभी हमने ऊपर देखा कब हुई थी इसकी स्थापना, 1986 में हो गई थी ये, लेकिन यूनेस्को के प्रोग्राम के अंदर कब डाला गया है? तो 2000 में, सन 2000 में, ठीक। तो ये वाला टेबल तो आपको एज इट इज याद करना है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, जिसको 2001 में यूनेस्को की सूची में डाला गया है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में 2001 में। नंदा देवी उत्तराखंड में, इसको 2004 में डाला गया यूनेस्को में। नौक्रैक मेघालय में 2009 में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में 2009 में। सिमलीपाल ओडिशा 2009 में, इन तीनों को एक साथ डाला गया है, ठीक। अमरकंटक अचानकमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, ये 2012 में इसको लिस्ट में डाला गया है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में है, ये 2013 में। अगस्त्यमलाई तमिलनाडु में है जो 2016 में, और सबसे लेटेस्ट जो अभी यूनेस्को की लिस्ट में डाला गया है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में 2018 में डाला गया, सबसे लेटेस्ट यही है। ओके, तो टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व? 18, जिसमें से 11 तो यूनेस्को की सूची में है। ओके, और जो ये 11 है ये तो आपको कंठस्थ होने चाहिए, यहां से बार बार पूछे जाते हैं। ईयर के साथ आपको पता होना चाहिए, ठीक, ईयर भी पता होना चाहिए कि कब इनको सूची में डाला गया है, ठीक। अब आपको मैं एक बार इन तीनों में डिफरेंस बता देता हूं कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है तो देख लेते हैं फटाफट। देखिए नेशनल पार्क सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है इस पर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसमें निजी कार्य की अनुमति होती है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमने देखा कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी है वो अलाउ होती है, तो ईंधन के लिए लकड़ी ले आओ, पशुओं को चरा सकते हैं, ये सब उसमें अलाउ होता है। फिर जैव मंडल आरक्षी से बायोस्फीयर रिजर्व में देखा कि हमने कुछ रीजन है जैसे कि बफर जोन और ट्रांजिशन जोन है जो सिर्फ वहीं पे अलाउ होता है। ओके, फिर देखिए दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि नेशनल पार्क किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, दरियाई घोड़े, हाथी और गैंडा इत्यादि के लिए निर्मित होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जीवों की प्रजाति आधारित विविधताओं का संरक्षण किया जाता है, और बायोस्फीयर रिजर्व में संपूर्ण स्थानिक पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में तो जितना इको सिस्टम होता है सबको ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेशनल पार्क में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अनुमति होती है, और जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है उसके कुछ जोन में होता है, ये हमने देख लिया। बायोस्फीयर रिजर्व में पर्यटन की अनुमति होती है, तो देख लिया था हमने कि इसमें अनुमति होती है, और वन्य जीव अभ्यारण्य में तो होती है। पर जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पे पर्यटन की अनुमति नहीं होती, इस पर प्रतिबंध होता है। तो देखिए नेशनल पार्क की सीमाओं का निर्धारित प्रशासनिक व विधिक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसकी सीमाओं का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है, और बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इनकी सीमाओं का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है। केवल जो वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इनकी सीमाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंस है तीनों में, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक।
ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे ये डिफरेंस। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। इसमें जो मैंने आपको बायोस्फीयर रिजर्व बताए टोटल 18, वो तो आपको याद करने ही करने हैं, जिसमें से 11 जो है वो तो आपको ईयर के साथ याद करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको रामसर साइट्स कराऊंगा, जितने भी रामसर साइट है इंपॉर्टेंट रामसर साइट वो करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।